डॉक्टर शुभी गुप्ता हमारे कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर की मेंबर हैं। हमारे एक्सपर्ट पैनल में होम्योपैथी की एक्सपर्ट हैं। और आज हमने उनके लाइव सेशन में एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी सेट किया है, जो डॉक्टर साहब ने खुद ही सेट किया है। वो अपने सेशन के दौरान आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। उसमें आपको जवाब देना है और उसके गिफ्ट भी डॉक्टर शुभी गुप्ता की तरफ से ही आपको दिए जाएंगे। डॉक्टर शुभी गुप्ता इज वन ऑफ द फ्यू एमडी होम्योपैथ इन कोटा, और ये पिछले 7 साल से कोटा में प्रैक्टिस कर रही हैं। इनके जो क्लिनिक का रूल है, मुस्कुराते हुए आओ या ना आओ, पर मुस्कुराते हुए जाना जरूरी है। बहुत अच्छा रूल है इनके क्लिनिक का। और डॉक्टर शुभी गुप्ता की क्लिनिक जो है वो श्रीनाथपुरम में है, महावीर नगर में है। माई सेल्फ डॉक्टर शुभी गुप्ता, जैसा कि डॉली जी ने बताया है। और डॉली जी को सबसे पहले बहुत 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 सारा थैंक यू कि उन्होंने एक तो इतना इनोवेटिव तरीका निकाला है हम लोगों को सबके सामने लाने का और इस तरह से इंटरैक्ट करने का। तो ये जो इनोवेटिव सी सोच है ना, इसको सलाम है सबसे पहले। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस तरह से सोच के और इतने सारे लोगों के साथ में लाइव होना वर्चुअली वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता था, बट अब पॉसिबल है। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहले अपने बारे में मैं बता दूं, आपने जो बताया है उसके आगे 7+ ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ होम्योपैथी की। और मेरा एक रूल है कि वो लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर को डॉक्टर की तरह दिखना चाहिए, थोड़ा सीरियस हो, ताकि थोड़ा सा वो सटल होना चाहिए। तो मेरा रूल थोड़ा अलग है, डॉक्टर को फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जब पेशेंट आपके पास आए तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने में हिचकिचाए नहीं। सो दैट्स वाई मैं हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ में बहुत फ्रेंडली रहती हूँ और आई एम लाइक अ फ्रेंड टू एवरीवन। तो इसीलिए आज हमने जो टॉपिक रखा है उसका नाम भी है फीमेल्स एंड होम्योपैथी, क्योंकि हम सब यहाँ पे फीमेल्स हैं। और जो फीमेल्स हैं बेसिकली वो पूरी फैमिली की धुरी होती हैं, मतलब उन्हीं के आसपास पूरी फैमिली घूमती है। तो अगर फीमेल हेल्दी है फिजिकली, इमोशनली और साथ ही साथ सोशली, तो उसकी जो फैमिली है वो कंप्लीट होती है। वो उससे जो सीखती है, ग्रैब करती है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो शायद अपनी फैमिली को भी आप फिजिकली फिट नहीं रख पाओगे। और सिर्फ फिजिकली फिट होने से काम नहीं चलता, आपको मेंटली और सोशली फिट होना भी जरूरी है। और जो वुमेन है उसका जो क्रिएशन है दैट इज वेरी ब्यूटिफुली क्रिएटेड, तो उसको समझ पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और होम्योपैथी ने वंडर्स किए हैं फीमेल रिलेटेड कंप्लेंट्स में, या फीमेल की जो इमोशनल सेटअप होता है, किस तरह से फीमेल इमोशनली सोचती हैं, या उनमें जिस तरह के एज वाइज इमोशनल चेंजेस आते हैं, वो फीमेल्स को ज्यादा बेटर हेल्प कर पाते हैं होम्योपैथी के थ्रू। बिकॉज होम्योपैथी इज डिजाइंड इन अ वे कि वो आपके फिजिकल मेंटल हर एस्पेक्ट को देखते हुए आपका ट्रीटमेंट करती है। तो आज का हमारा सेशन इसी पे बेस्ड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सेशन में, इसका क्विज कॉन्टेस्ट। तो मैं सेशन के स्टार्टिंग में, बीच में और लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगी। 4 to 5 क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड, और वो बड़े फनी से क्वेश्चंस हैं। तो आपको शायद सुन के लगेगा भी क्या है, बट इट्स लाइक हैविंग फन बिफोर दिवाली। तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे साथ में। तो अगर सब लोग यहाँ पे हैं, मैं किसी के कमेंट्स एक्चुअली देख नहीं पा रही हूँ। इज दैट पॉसिबल टू सी द कमेंट्स? एवरीवन प्लीज कमेंट्स लिखिए, हाय लिखिए, यस लिखिए, ताकि पता लगे कि कौन कौन देख रहा है सेशन को। हाँ, और मैं आपको बता भी दूं कि आपको आंसर्स कैसे करने हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहीं पे कमेंट सेक्शन में आंसर देने होंगे क्वेश्चन पूछने के बाद। और क्वेश्चन के लिए आपको 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दीजिएगा, सो दैट आफ्टर दिस वीडियो वी कैन गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड चेक कि किसने सबसे पहले आंसर दिया है। इज दैट ओके वाली जी? यस यस यस। और मैंने कुछ ना बड़े सबसे पहले जिसका आंसर आ जाएगा और सही आंसर आ जाएगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। जी 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 जी।
और आप लोगों को ना अट्रैक्ट करने के लिए मैंने छोटे से गिफ्ट हैम्पर्स भी बनाए हैं, सो दैट आपको मजा आए खेलने में कि हाँ ये मिल सकता है। हाँ, एक बार दिखा दो इनको कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ बस मैं दिखाती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। दीज आर ब्यूटीफुल हैम्पर्स, ये मैंने खुद बनाए हैं। इट्स मतलब इसमें जितनी भी चीजें हैं सब दिवाली स्पेशल हैं, इसलिए सबको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी पार्टिसिपेट करने के लिए, और अलर्ट रहना पड़ेगा पूरे सेशन में, ये पहली शर्त है। तो ये हैम्पर्स सेशन छोड़ के जो बीच में भाग गया उसको नहीं मिलेगा। तो अपनी चाय ले आइए साथ में, bring your tea, get ready। तो अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, तो लेडीज बी रेडी, और उसके बाद ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो shall I start with the question, ladies? I guess everyone is ready. मेरा पहला क्वेश्चन है कि ऑरेंजेस जो संतरे होते हैं उनमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? And your time starts now. I am ready for this. Yes, of course, आप भी आंसर करें विटामिन बिल्कुल। सी, विटामिन Yes. सी। yes, करेक्ट। पर आपने तो बता दिया सबको आंसर। अभी ये मेरा आंसर था, अब नेक्स्ट पूछो आप। मैं नहीं बोलूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर्स आर कमिंग। खुशहाली मोहल्ले जी ने दिया है, सुषमा मीना जी ने दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हैम्पर्स मिलने वाले हैं सब लोगों को अब। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगी। हाँ, अब आप दीजिएगा ताकि हैम्पर मिलेगा आपको। मेरा हैम्पर तो फिक्स है ना, मेरा हैम्पर तो फिक्स है ना। डन है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव सेशन पे जाते हैं हम लोग, कि हम फीमेल्स और होम्योपैथी को कैसे रिलेट कर सकते हैं ज्यादा बेटर वे में। आंसर्स आर कमिंग, थैंक यू फॉर आंसरिंग, कीप आंसरिंग एंड कीप लिसनिंग ऑल्सो। तो सबसे पहले होम्योपैथी जो है का ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है, होम्योपैथी किस तरह से ट्रीट करती है, वो सबसे ज्यादा वंडरफुल है। बिकॉज जैसे फीमेल्स हैं, अगर हम फीमेल्स को समझें, उनकी कंप्लेंट्स को समझें, तो हमने ये देखा है, जैसे हमारे पास केसेस आते हैं या हम ओपीडीज में देखते हैं कि मैक्सिमम फीमेल्स कम्स विद हार्मोनल प्रॉब्लम्स, लाइक मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंसेस हो गए, हेयर फॉल्स हो गया, बॉडी वेट हो गया, जॉइंट पेन्स हो गए, स्किन कंप्लेंट्स हो गई, हेयर फॉल हो गया। तो ज्यादातर वो ऐसी कंप्लेंट्स के साथ आती हैं जो कि हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। और अगर हम दूसरी पैथीज में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहला ट्रीटमेंट हार्मोनल इम्बैलेंस का होता है कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाइए। जिस हार्मोन की कमी हो रही है आप उसको दे दीजिए, तो आप ठीक हो जाओगे। बट द थिंग इज, अगर हम उसको साइंटिफिकली सोचें कि हमारी बॉडी में किसी हार्मोन की कमी हो रही है, हमने उसको बाहर से दे दिया, तो बॉडी फिर उसको आगे कभी बनाएगी ही नहीं, क्योंकि उसकी कमी आप दवाई से पूरी कर रहे हो, तो बॉडी को जरूरत ही नहीं है। बॉडी को ये लग रहा है कि हाँ ये हार्मोन इसको दवाई खाने से कंप्लीट हो रहा है, तो फिर मैं काम क्यों करूं। तो वो आपकी बॉडी उस मेडिसिन की हैबिचुअल हो जाती है। दैट्स व्हाई पीपल यूज टू से ना कि हाँ थायराइड हो गया है तो आपको फिर होल लाइफ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये एक मिथ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की डिजीजेस होती है, लाइक ब्लड प्रेशर है, आपका डायबिटीज है, जॉइंट कंप्लेंट्स हैं, हेयर फॉल्स हैं, ओबेसिटी है, एक्सट्रीमली थिन हो जाना है, या और भी गायनोकोलॉजिकल कंप्लेंट्स होती हैं फीमेल्स को, तो जिसमें उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं आपको होल लाइफ दवाई खानी है। नेचर, नेचुरल वे में हमें हील करना है। अगर किसी चीज की बॉडी में डेफिशिएंसी हुई है तो उसका रीजन भी फाइंड आउट, एंड उस रीजन को हम हील करते हैं। हम किसी हार्मोन को, या थायराइड में अगर कोई हार्मोन कम ज्यादा हो गया है तो हम उसको लेवल अप नहीं करते कभी भी होम्योपैथी में। हम उस डिजीज के होने का जो रीजन है उसको फाइंड आउट करते हैं एंड वी ट्राई टू हील इट। दैट्स व्हाई होम्योपैथी फॉर फीमेल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज फीमेल बहुत ज्यादा प्रोन टू होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। क्यों? कभी आपने सोचा है कि फीमेल्स में ही क्यों इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं? मेल्स में नहीं दिखते हमें कि मेल्स कभी लेके आ रहे हो कि हमारे ये सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हों, ज्यादातर फीमेल्स ही आती हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि फीमेल्स अपनी लाइफ टाइम में पहले प्यूबर्टी, जब किसी भी गर्ल को पीरियड्स आने शुरू होते हैं या माहवारी शुरू होती है, उससे गुजरती है, तब उसकी बॉडी में ड्रास्टिक हार्मोनल चेंज होता है जिसकी वजह से उसको मेंसेस आने शुरू होते हैं। उसके बाद में प्रेगनेंसी के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में मेनोपॉज। ये इतने सारे लेवल्स से विमेन गुजरती है कि उसकी हार्मोन्स कभी एकदम नीचे होते हैं, कभी एकदम ऊपर होते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, ये कई दफे तो हम नेचुरली बॉडी खुद बैलेंस कर लेती है, पर अगर उस हार्मोनल इम्बैलेंस के दौरान आप कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो या किसी और फिजिकल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो बॉडी कभी कभी कोप अप नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई विमेन्स को हार्मोनल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बिकॉज हमको बहुत सारी चीजें करनी होती है लाइफ में, हमें ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, तो कई दफे हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है। सो दिस इज जस्ट अ शिफ्ट ऑफ हार्मोन। तो उसके लिए हमें बाहर से हार्मोन खाने की कभी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रीजन फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा काम है, और मेडिसिन लेनी है फॉर अ टाइम बिंग, जब तक वो रीजन आपकी बॉडी में खत्म नहीं हो जाता। सो फीमेल्स की जितनी भी कंप्लेंट्स है, आप फ्रॉम हेड टू टो आप ले लीजिए, होम्योपैथी में इतनी ब्यूटीफुल मेडिसिन है जिसमें फीमेल्स की हर एक एक प्रॉब्लम को समझाया गया है, उसको समझा गया है कि फीमेल किस किस स्टेजेस से निकलती है अपनी लाइफ टाइम में, और उसकी हर स्टेज के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो आप यूज करके अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को मिनटों में खत्म कर सकते हो। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ आपको, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, तो मुझे जैसे मैं आज से अगर दवाई लेना शुरू करूंगी तो कम से कम मुझे 1-2 साल तो दवाई लेनी पड़ेगी। तो मैं उनको बोल देती हूँ 1-2 साल दवाई लेनी है तो आप किसी और के पास जाइए, मुझे जल्दी आराम वाले पेशेंट पसंद है। तो होम्योपैथी इज अ वेरी फास्ट एक्टिंग रेमेडी, बहुत फास्ट काम करती है। अगर आपकी बीमारी 40 साल पुरानी है तो कम से कम 40 से 50 दिन तो उसको रिकवर होने में लगेंगे, ठीक है। अगर आपकी मेडिसिन करेक्ट है, आपने करेक्ट मेडिसिन डॉक्टर ने आपको दिया है होम्योपैथिक मेडिसिन, तो आपको डे 1 या 2 से ही रियलाइज होना शुरू होगा कि आप बॉडी में यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज। तो वहां से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जो फिजिकल हीलिंग है या जो पर्टिकुलर टोटल रिलीफ आना है, उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट मेडिसिन का काम मिनटों में शुरू होता है। तो ये मैं हमेशा अपने सारे पेशेंट्स को भी समझाती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी स्लो एक्टिंग नहीं होती है। आपका 103 अगर बुखार है तो आप पैरासिटामोल, कालपोल जितनी देर में काम करती है, उतनी ही देर में एकोनाइट और बेलाडोना भी काम करती है। तो हाई ग्रेड फीवर में आपको जरूरी नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन ही आप दें, तो ये सबसे फास्टेस्ट एग्जाम्पल होता है वर्किंग का। तो ये पहली थी। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मुझे लगता है मैंने बहुत सारा बोल दिया है, लोग बोर हो गए होंगे, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं, लोग बोर नहीं हो रहे, लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें हमको सुनने को मिल रही है होम्योपैथी से रिलेटेड। या मतलब आई डोंट नो, पता नहीं सो गए हो चाय पीते पीते, तो एक क्वेश्चन जरूरी है। नहीं, कोई नहीं सोया, सब जग रहे हैं, सब देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, बहुत लोग वॉच कर रहे हैं। Okay, great. तो ladies, if you are ready for the second question, say hi so that मैं shoot करूँ अगला question. Is everyone ready for the next question? Everybody, please write hi, yes. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन इज रेडी या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस में, अंतरिक्ष में सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी थी? हमारी बहुत सारी किचन क्वीन है यहाँ पे। मुझे पता है मुझे पता है कि आप सोच रही होंगी कि हमने घरों में तो उगाई है, स्पेस में उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ लेडीज। अब बताइए कौन सी सब्जी है? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। स्पेस में उगाई जाने वाली, अंतरिक्ष। यस, 5 seconds remaining. Now time is up.
लेडीज। खुशहाली मोहाले का आया है पोटैटो। यस, दृष्टि नगेडवानी जी का भी आया है आलू। आलू। यस, बट पोटैटो वाज उससे पहले खुशहाली मोहाले का आ गया है। तब ओके ओके, हाँ खुशहाली यस, मोहाले यस का आ आई चुका है। कैन यस। सी दैट। यस, अब नमस्ते तो सबका आ रहा है जनार्दन। पोटैटो। Correct answer is potato. Yes, potato was the first vegetable grown on the space. चलिए ठीक है, तो मतलब सब लोग सोए नहीं है, जग रहे हैं। आंसर्स आर कमिंग, टाइम इज अप लेडीज। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो, लाइक इफ समवन वांट टू आस्क अबाउट एनी पर्टिकुलर डिजीज, तो दे कैन राइट इट ओवर हियर कि इस डिजीज के बारे में कुछ जानना चाहते हो, या फिर मैं ही बोलती रहूं तो चलेगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि आप इस डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं, या होम्योपैथी का कोई रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो यू कैन राइट इट डाउन सो दैट कि मैं उसके बारे में बताऊं। नहीं तो जो मेरा प्लान है, आई विल कंटिन्यू विद दैट। सो आई विल बी वेटिंग फॉर 1 मिनट हार्डली। सो आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख के मुझे पूछ सकते हैं। स्किन टैनिंग। तो शाली जी ने लिखा है स्किन टैनिंग। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, पहले मैं एक बार खुशहाली जी का आंसर दूं, फिर मैं पूर्वा जी को भी लेती हूँ और दृष्टि जी का भी लेती हूँ। खुशहाली जी, स्किन टैनिंग इज ऑल्सो जो मेलानिन पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, जो स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसको भी हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो उस मेलानिन को कंट्रोल करते हैं कि किस जगह पे मेलानिन का पिगमेंट कितना होगा, जिससे कि वहां की कलरिंग कैसे होगी। तो स्किन टैनिंग इज ऑल्सो हार्मोनल। जब हम वो कहते हैं ना, हम वो बहुत सारा सनस्क्रीन लगा के चले जाते हैं, वो एक प्रोटेक्शन है। बट अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, अगर मेलानिन का सिक्रीशन बैलेंस नहीं है, तो आप अगर वो प्रोटेक्शन भी यूज कर रहे हैं, तो भी ब्लैकनिंग ऑफ स्किन हो सकती है, और वो कहीं भी हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि वो एक्सपोज पार्ट पर ही होगी जो सन को एक्सपोज हो रहा है। वो कई दफे ऐसी जगह भी होती है, जैसे नेक पे होती है। जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, उनको नेक पे हो जाती है, बैक पे होती है, तो वो एक्सपोज नहीं होते सन को, बट वो डार्कन हो जाती है। तो अगर हम उस हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, तो वो टैनिंग अपने आप रिमूव हो जाएगी। इसके बाद है पूर्वा जी। शी इज आस्किंग मी, डिलीवरी के बाद मेरे हैंड्स ब्लैक हो गए हैं। ओके, वो मुझे पूर्वा जी देखना पड़ेगा कि वो ब्लैकनिंग या डिस्कलरेशन किस तरह का है, और आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ओनली। क्योंकि जो पर्टिकुलर जो मैंने अभी इनको बताया खुशहाली जी को, द रीजन इज सेम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। तो रीजन कैन बी हार्मोन्स ऑल्सो। पीसीओडी इज अ वेरी इजी, मैंने कुछ वीडियोस भी डाले थे दृष्टि जी, जिसमें मेरे 2 पेशेंट जो कि पीसीओडी की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उनका पीसीओडी भी क्योर हुआ है, और उनको दोनों को एक बच्चे भी हैं। तो पीसीओडी इज अ वेरी इजी और बहुत हाई जिसको दिया गया है वो डिजीज है। तो इस पे बात कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी। इसके बाद है वनीता जी, नींद के लिए क्या लेना है आप? वनीता जी, आप तो इतना अच्छा गाना गाती हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन लीजिए। इतना अच्छा आपको तो जरूरत नहीं आएगा। इफ यू हैव एनीथिंग वी कैन टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड है नींद ना आने के लिए, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये एक सिम्टम है, नींद नहीं आना, इंसोम्निया इज अ सिम्टम। तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो मुझे आपका केस लेके फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ श्योरली। मोनिका जी, ड्यू टू थायराइड वेट गेन अगर हुआ है, तो वो थायराइड हार्मोन बैलेंस होते ही वो भी अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बट उसके साथ में वर्कआउट इज नेसेसरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकन प्लेनस कैन बी ट्रीटेड बाय होम्योपैथी वेरी इजिली, वेरी इजिली। बहुत पेशेंट बहुत इजिली ठीक होते हैं। एलोपैथी में बहुत सारे आपको लोशंस लगाने पड़ते हैं, सुबह एक लगाओ, फिर मिक्स करके दूसरा लगाओ। तो बेटर देन दैट इज गो फॉर होम्योपैथी। बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है लाइकन प्लेनस के लिए, जो इसको बहुत आराम से ट्रीट कर सकती है। इसके बाद हमारे साथ काजल जी।
हेयर फॉल के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एज ग्रुप का हेयर फॉल का रीजन अलग होता है। अगर यंगस्टर्स में हो रहा है तो उसका रीजन अलग है, पोस्ट डिलीवरी हो रहा है तो उसका रीजन अलग होता है, और एक एज ग्रुप के बाद हो रहा है तो उसका रीजन अलग होता है। तो किस रीजन से हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। और छाया जी का है लोअर बैक पेन, I got 2 C sections. Okay. ठीक है छाया जी, लोअर बैक पेन ड्यू टू सी सेक्शन इज बिकॉज ऑफ द स्टिचेस जो आपको अंदर लगते हैं, और उसके बाद जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्चर रहता है उसकी वजह से होता है। तो दैट कैन बी क्योर्ड एंड हील्ड वेरी नाइसली, पर उसके लिए अब मुझे थोड़ा सा केस लेना होता है, बिकॉज होम्योपैथी में किसी भी डिजीज की मेडिसिन नहीं होती है, ये एक इंडिविजुअल की मेडिसिन होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, कि अगर मैं पीसीओडी के 2 पेशेंट मेरे सामने बैठे हैं तो दोनों पेशेंट्स की मेडिसिन अलग होगी। इट्स नॉट लाइक कि मुझे पीसीओडी के लिए जैसे एक मेडिसिन है हमारे यहाँ पल्सिटिला, तो मुझे अगर किसी को पल्सिटिला देनी है तो मुझे वो पल्सिटिला उसमें ढूंढनी पड़ेगी कि पल्स के सिम्टम है या नहीं। तो चाहे वो पीसीओडी के लिए हो या किसी के लिए भी, शी कैन बी ट्रीटेड विद दैट। और दूसरा ही बंदा अगर मेरे पास बैठा है वो पल्सिटिला नहीं है तो मैं उसे दे नहीं सकती। तो इसके लिए हमें केस टेकिंग करनी बहुत जरूरी हो जाती है। यस भाविका जी, इट्स अवेलेबल। यस जी, तो डॉली जी हमारे पास कितना टाइम है? अभी है हमारे पास आधा घंटा, 5 o'clock तक है, 4 to 5 एक घंटे का सेशन है। आप क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। तो आपके क्वेश्चंस आप भेजते रहिए, मैं जैसे जैसे मैं देखते जाऊंगी। गरिमा जी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, प्लीज आप उसे दोबारा लिख के भेज सकते हैं तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। रेखा जी, डायबिटीज का तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड शुगर है, जॉइंट कंप्लेन्स हैं। मतलब फीमेल्स में जितनी भी कंप्लेंट्स होती है ना, मैं एक बहुत ऐसी चीज आपको बताना चाहती हूँ, शायद आप अगर उसे यूज करेंगे तो आधी कंप्लेंट्स आप घर में दूर कर सकते हैं। फीमेल्स को बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं बिकॉज ऑफ सप्रेसिंग इमोशंस। हम अपनी लाइफ टाइम जब से शुरू होती है टिल वी डाई, तो हम बहुत सारी चीजों से और बहुत सारे तरह के माहौल से गुजरते हैं। तो हमेशा हम अपने इमोशंस को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते सबके सामने। कई दफे हमें उनसे दबाना पड़ता है या कोई अलग तरीका निकालना पड़ता है उसको एक्सप्रेस करने का। तो जहां भी इमोशंस सप्रेस होते हैं, जहां भी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बट फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, तो वहां पे डिजीजेस डेवलप ज्यादा होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है फीमेल्स में कंप्लेन्स होने का। तो और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है स्ट्रेस और इमोशन का सप्रेशन हमारे हार्मोन्स को, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं हमारे उस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। तो जब वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो कुछ जो हमारे अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं। तो जब हम हमारे इमोशंस को दबाते हैं, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, गुस्से में होते हैं, या हम जो करना चाह रहे हैं हम वो कर नहीं पाते हैं, या कोई हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, वी आर इन एंगर, पर हम उसे कह नहीं सकते। तो ये बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, जो मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल्स में होते हैं जो वो नहीं कह पाती है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन बनती है कोई भी डिजीज होने का। तो मेरा सजेशन सबसे पहला ये है कि ट्राई टू ब्रिंग आउट योर इमोशंस। ट्राई टू, मैं ये नहीं कहती कि आप सबसे लड़ना शुरू कर दें घर में, पता चला मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा कि आप कैसे सजेशन दे रहे हैं नहीं, दिस इज नॉट द, जस्ट ट्राई टू ब्रिंग आउट योर इमोशंस इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, राइट देम डाउन। अगर आप बोल नहीं सकते तो उन्हें लिख दीजिए, राइट देम डाउन। और अगर वो इतने बुरे हैं कि आप उन्हें दोबारा नहीं पढ़ सकते तो बर्न देम। ठीक है, तो अपने इमोशंस को अगर आप नहीं कह पा रहे, या तो कोई ऐसा फ्रेंड हो या कोई भी हो जिसको आप कह सकते हो तो कह दीजिए। ठीक है, नहीं कह पा रहे हैं तो लिख दीजिए,
ठीक है, और वो भी नहीं हो रहा है तो अकेले में जाके बोल लीजिए, मतलब ब्रिंग आउट योर इमोशंस। आप जितना सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, आप इम्बैलेंसेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप नेचुरल से अननेचुरल होते जाएंगे। तो ये एक बहुत जरूरी पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ है कि अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल जितने भी मेरे पास मैक्सिमम फीमेल्स ही आती हैं, और ज्यादातर फीमेल्स की कंप्लेन यही होती है कि मैं कहीं पे कुछ कह नहीं पाती हूँ, या पोस्ट मैरिज दे हैव सिचुएशंस विद द फैमिली, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, या कई सारे रीजंस हैं। तो माय फर्स्ट सजेशन टू देम इज एक्सप्रेस योरसेल्फ, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे। आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, आप अपनी एनर्जी, अपना एंगर, अपना एंथुजियाज्म उसकी तरफ ले जा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चैनलाइज करने की जरूरत है। ओके, कई सारे क्वेश्चंस भी आ गए हैं, हम वो भी ले लेते हैं। अगर मुझे बैक स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट रिंग में पेन रहता है। ओके 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 ओके, मुझे फिर आपकी एमआरआई देखनी पड़ेगी गरिमा जी। आई हैव टू गो थ्रू योर एमआरआई, आपने शायद करवाया होगा, तो उसमें क्या है वो देख के फिर मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कि हमें क्या करना है। अनीता गोयल जी, मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता है एब्डोमेन में, डॉक्टर सेड कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो ये एक टॉपिक है जिसपे मैं अभी आपको बताऊंगी। हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी जो अभी तो फैशन हो गया है एकदम कि आफ्टर एज ऑफ 40 और 45 अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करते, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गायनोकोलॉजिस्ट और एनी एलोपैथिक सेटअप, बिकॉज वो अपनी जगह सही है, जो उनका रोल ऑफ एक्शन है वो उनकी जगह पे सही है। मैं जिस पैथी में हूँ तो मैं अपनी पैथी के बारे में ही आपको बताऊंगी, पर जो हिस्टेरेक्टमी हो गई है अभी आजकल, आपको अगर कोई भी यूट्रस से रिलेटेड कंप्लेन है और आप 45 प्लस हो, मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव एज टुवर्ड्स डिक्लाइन है, तो आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि आपको हिस्टेरेक्टमी करवा लीजिए, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो मेघा जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट आई हैव टू सी कि आपको जो IVF करवाना पड़ा वो किस वजह से करवाना पड़ा। आपकी अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी तो किस वजह से ब्लॉक थी, तो वो मुझे आपका केस देखना पड़ेगा कि पहले क्या हिस्ट्री रही है, क्योंकि सिर्फ PCOD की वजह से गेन नहीं करना, मतलब कंसीव नहीं कर पाना इज आई डोंट थिंक सो। वही ब्लॉकेज होगी तभी आपने IVF करवाया है। PCOD को हवा मत बनाइए, मैं यहाँ देख रही हूँ मेनी फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम PCOD, और PCOD बहुत बड़ा डिजीज नहीं है। PCOD अगर आप किसी भी यहाँ जितनी भी फीमेल्स आपके आसपास होंगी, अगर उनका किसी भी टाइम पे आप सोनोग्राफी करवाएंगे तो 70 to 80% फीमेल्स को PCOD मिलेगा, बिकॉज जिस तरह की लाइफस्टाइल में हम हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं, जिस तरह के इमोशंस में हम हैं, तो PCOD इज वेरी कॉमन लाइक कोल्ड एंड कफ। तो PCOD से डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। PCOD इज अ डिजीज, इज अ सिम्टम, मतलब इट इज अ सेट ऑफ डिजीज। तो हम एक टर्म PCOD दे देते हैं, हमें उस PCOD का कोई एक सिम्टम हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही होती है, तो अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो PCOD इज गॉन। ठीक है ना, PCOD इज नॉट अ बिग डिजीज, नॉट एट ऑल, इट इज अ सिम्टम, कलेक्शन ऑफ मेनी सिम्टम्स। तो अगर हम उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, रीजन को ट्रीट कर सकते हैं, तो देयर इज नथिंग लाइक बिग डिजीज। फाइब्रॉइड्स, अस्थमा, जी शिखा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या एब्सोल्युटली। फाइब्रॉइड्स इन यूट्रस यू आर आस्किंग अबाउट ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और सुषमा जी, फेस पिगमेंटेशन, यस, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एज ग्रुप यू आर फ्रॉम। और जहां तक मैं आपकी फोटो देख पा रही हूँ, आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और अस्थमा इज लाइक सेल्फ इंड्यूस्ड डिजीज, तो अस्थमा इज इजिली क्योरेबल।
ठीक है। मैं हिस्टेक्टमी के बारे में बात कर रही थी। तो हिस्टेक्टमी मैं जैसा कह रही थी कि अगर हम देख लेते हैं, मतलब ये एक रूल सा हो गया है, अगर आप 45 अबव हैं और आपको यूट्रस में कोई भी कंप्लेंट है तो आप हिस्टेक्टमी करवा लीजिए। बट कैन यू इमेजिन अ फीमेल विदाउट अ यूट्रस? कैन यू? एक फीमेल की ब्यूटी क्या है? What is the beauty of a female? यूट्रस। बिकॉज वहां से आप एक नई जिंदगी उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर आप उस फीमेल में से उसकी उस जो नेचर ने उसको गिफ्ट दिया है, आप उसको ही निकाल देंगे, तो फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग अ वुमन? देखिए, एक बहुत सीवियर कंडीशन है जहाँ पे हमें उस विमेन की लाइफ को सेव करने के लिए यूट्रस निकालना है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, आप निकालिए। पर अगर ऐसा डिजीज है जो मेडिसिन से हो सकता है रिकवर, और होम्योपैथी में फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, एंटीवर्टेड यूट्रस है, ये यूट्रस की जितनी भी और कंप्लेन है, पीसीओडी है, वो सब आराम से ट्रीट हो सकते हैं और सक्सेसफुली ट्रीट किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हिस्टेक्टमी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे ये कंप्लेन हो रही है तो फिर मुझे हिस्टेक्टमी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि दैट्स द बेस्ट ऑप्शन एंड इजीएस्ट ऑप्शन। तो आई से दैट्स द वर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज आपकी जो पहचान है, आपके जीते जी अगर वही निकाल ली जाएगी तो फिर आप में बचेगा क्या? तो हमारी कोशिश यही होती है थ्रू होम्योपैथी कि जो नेचुरल है उसको बचा के रखना, बिकॉज रिमूविंग यूट्रस इज अननेचुरल अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कैंसर स्प्रेड हो रहा है तो हमें यूट्रस को एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बाकी छोटे फाइब्रॉइड्स के लिए या एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए या और छोटी कंप्लेंट्स के लिए अगर हम हिस्टेक्टमी करते हैं तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। सो यू शुड फर्स्ट गो थ्रू होम्योपैथ। मेरे पास नहीं, या आपके आसपास कोई अच्छे होम्योपैथ्स हो तो उनसे कंसल्ट करें एक बार, फिर डिसीजन लेके आपको क्या करना है। हाउ नूरी नंगवानी जी आस्किंग हाउ कैन वी इंक्रीज आवर स्टेमिना आफ्टर 38? मतलब 38 पे यू आर आस्किंग व्हाई हाउ टू इंक्रीज स्टेमिना, मतलब 38 इज नॉट अ एज। So depends upon what your reasons of losing your stamina, because 38 is not the age of thinking about stamina. I guess डॉली जी से पूछिए, look at her. मतलब उनसे मैं पूछ भी नहीं पाऊंगी कि आपकी एज कितनी है, because her stamina is wonderful. She is so vibrant and glowing. So that depends upon आपका situation क्या है कि आप 38 पे you are asking. तो that depends upon your lifestyle और आप किस तरह से रह रहे हो और आप किस mental state पे हो, because यहाँ से ही सब कुछ ऑपरेट होता है। तो that totally depends on your scenario. गुरचरण जी, breast fibroids treatment हो सकता है 101%. Dandruff 8-year-old में, okay, that is because of dryness and scalp infection, can be treated. छाया जी, tips for normal delivery. Okay, मैंने नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ सिजेरियन सेक्शन। तो मेरा एक टिप यही था कि खुश रहें और ज्यादा सोचे नहीं कि वो काम खूब सारा करें। हाँ, काम करें। ये सबसे बेस्ट है, पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, जितना काम हो सकता है उतना करें, तो यू विल गो थ्रू अ नॉर्मल 101%। और आई हैव बैक प्रॉब्लम। करिश्मा जी, अरे करिश्मा जी, अब हम तो बात कर लेंगे। वी कैन टॉक, मेरे को पता है आपकी ये प्रॉब्लम, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, श्योरली दैट कैन बी क्योर्ड। हाय, alopecia universalis, yes, Priyanka ma'am, she is also a doctor, Dr. Priyanka, and we can talk about it. Alopecia universalis is कि जब आपके पूरे फेस से लेके और पूरे स्कैल्प के बाल जो है वो उड़ जाते हैं, ये मतलब बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन होती है, क्योंकि आपके आईब्रोज और आपके लैशेस के बाल भी खत्म हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, सेकेंड इज फॉर लाइफस्टाइल,
एंड थर्ड इज ड्यू टू सम कुछ ऐसी मेडिसिन हम प्रीवियसली ले लेते हैं जो हमारे जो बॉडी का जो लेवल है या जो हार्मोन्स बैलेंस करते हैं हेयर ग्रोथ को, उसको बिल्कुल हैम्पर कर देता है, तो ये ग्रोथ बंद हो जाती है. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि किस वजह से ये हो रहा है. ठीक है, तो टाइम फॉर अ ब्रेक. बहुत सारा मैंने बोल लिया है, अभी क्वेश्चन का टाइम है. सो एवरीवन इज रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, everyone write hi and yes. मेरी बातें सुन सुन के ना सब थक गए, ऐसा लग रहा है. नहीं, सब everyone is watching. Everyone is watching. तो चलिए, अरे ये क्या लिख रही है करिश्मा जी? करिश्मा जी क्या लिख रही है? डॉली जी की 130 से हाँ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी. Like that only. आपकी एनर्जी हम लोगों को एनर्जी देती है, दैट्स द मेन थिंग. कि आप जो इतना एफर्ट्स करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग कोशिश कर पा रहे हैं. एल्स वी वर डूइंग सिंपली लाइक हाँ ठीक है चल रहा है वैसे चलने दीजिए. चलिए एवरीवन. डॉली जी, तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. या यस, हमारी गृहिणियों के लिए ही है ये क्वेश्चन, जो मुझे लगता है ये तो इसका आंसर सबको ही पता होगा कि विच इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगा स्पाइस कौन सा है वर्ल्ड में. मोस्ट कॉस्टलीस्ट स्पाइस इन वर्ल्ड. सबसे पहले कौन आंसर देता है? देखें, आंसर दीजिए सब लोग. खुशहाली जी. खुशहाली. इलायची. नो. No, no, no. Keep trying, keep trying. Yes, we got the answer. केसर. Kesar. Saffron is the most costliest spice. Yes. In शिखा छाबरा. Shikha Yes, ji ne yes. answer दिया. Well done, Shikha ji. Very good, very good. Good, good, good. That's great. Then मतलब सब जग रहे हैं. चाय वाय पी रहे हैं आप लोग या नहीं? चलिए, वेरी गुड. सुषमा जी ने भी सैफरन दिया है, बट आई गेस शिखा जी का आंसर सबसे फर्स्ट था. जिनका सबसे पहले आ गया है, सबसे पहले आया उनका she is a winner. Yeah. या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. The answers are coming. Very good, very good. Yeah. Yes, Vanita ji, cheers. चलिए, गुड. सो वेरी मतलब बहुत अच्छी बात है कि सब लोग इतना एक्टिवली सुन रहे हैं. एंड दिस वेरी नाइस कि फीमेल्स इसलिए सबसे पहले तो हमारा जो है ना जागरूक होना बहुत जरूरी है. मतलब द पॉइंट. एक बार मैं इंटरप्ट करूंगी. 10 मिनट्स लेफ्ट है 5 o'clock में. ओके, है ना, आपको 5 o'clock तक समाप्त करना है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इशू. एक क्वेश्चन और है लास्ट के लिए, और बीच में मैं बगल से सबको बका लेती हूँ थोड़ा सा. ओके. तो यही पॉइंट था मेरा कि फीमेल्स के लिए सबसे पहली जरूरत होती है खुद को पहले इंट्रोस्पेक्ट करना कि मुझ में क्या गड़बड़ हो रही है. बिकॉज हमारी बॉडी ना टाइम टू टाइम अलार्म्स देती है कि ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, और हम बिकॉज वी आर टेकिंग केयर ऑफ अदर्स हम उसको इग्नोर कर देते हैं. यार आज तो बहुत काम है, अब ये तो चलता ही रहता है. किसी को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन होता है, तो हम गोलियां खा के चला रहे होते हैं. चलने दो यार, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है. बैक पेन्स हो रहे हैं, जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बैक पेन से, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन्स, बट हम उसको अवॉइड करते रहते हैं कि ठीक है यार पेन किलर खा लिया, वीक में एक बार ही तो होता है, क्या फर्क पड़ रहा है. हेयर फॉल हो रहा है या जो भी कंप्लेंट आपको हो रही है, तो मेरा पहला सजेशन ये है कि उसको इग्नोर मत करिए. बहुत छोटी चीजों के लिए वरिड नहीं होते, क्योंकि फीमेल्स की खुद इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है एक लेवल तक कि हम कई चीजों को तो खुद से हील कर लेते हैं. दैट इज वेरी गुड. बट जहां हमारी बॉडी हमें बार बार अलार्म दे रही है, लाइक हम अगर मेंसेस को ही ले लें, फीमेल्स में मेंसेस एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स
का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है। तो अगर आपके मेंसेस में कोई रेगुलरिटी आ रही है, कभी कम कभी ज्यादा हो रहे हैं, कभी लेट हो रहे हैं, कभी पहले आ रहे हैं, तो कोई भी इरेगुलरिटी अगर आप उसमें देख रहे हैं तो दैट इज बेल कि आप जाके एक बार अपना चेकअप करवाइए। ठीक है। दूसरे होते हैं लाइक वाइट डिस्चार्ज, जिसके बारे में हमें ये लगता है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर लाइक ये तो सबको होता है, ये होता है। दैट इज लाइक कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाइट डिस्चार्ज सबको होता है, बिफोर मेंसेस भी होता है, किसी को बाद में भी होता है। तो बट ये लेवल कहाँ तक ठीक है, क्योंकि एक लेवल के बाद हम उसको टॉलरेट करने लगते हैं कि हाँ यार ये तो हमेशा ही होता है, बिकॉज वो हमारी हैबिट हो जाती है। कुछ चीजें मुझे तो हमेशा ही होती हैं, पैरों में दर्द मुझे तो हमेशा होता है, लाइक समटाइम्स वी हैव पेन इन ब्रेस्ट बिफोर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस, या एट सर्टेन पॉइंट पे, तो आपको ये लगता है कि तो मुझे हमेशा ही होता है। तो वो हमेशा ही होते वाली चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई चीजें यूं ही नहीं होती हैं। बॉडी हमें बार बार बताती है कि यू नीड हेल्प नाउ। तो व्हेन यू द बॉडी सेज कि यू नीड हेल्प, देन यू शुड सीक फॉर हेल्प। कोशिश करें कि अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बड़ी चीज ही हो, बट स्टिल अगर हम उसे फर्स्ट लेवल पे ही रोक देते हैं तो हमें आगे परेशान होने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहली चीज यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जहाँ पे जो फीमेल्स हैं, जितनी भी अभी एक्टिव हैं, वो ये जानती हैं कि मुझे मेरी बॉडी में अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे अवेयर होना है, मुझे पता होना चाहिए कि वो क्यों हो रही है। तो ये अगर आपके अंदर आ जाएगी चीज कि अगर मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है तो मुझे पता तो हो एटलीस्ट की प्रॉब्लम क्या है, तो हम काफी सारी चीजों को बढ़कर से रोक सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है। ठीक है। ट्रीटमेंट आपको जो लेना है, जैसे लेना है, जिस तरह से लेना है, दैट इज योर चॉइस। बट सबसे पहली चीज हमें अवेयर होना है कि हमारी बॉडी में जो हेड टू टो जो भी चीजें हो रही हैं, क्या वो नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है। तो ये आपका जानना जरूरी है। उसके लिए यू नीड मेडिकल हेल्प। सो विजिट योर फिजिशियन, किसी को भी विजिट करें, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन या एनीवन। इट्स नॉट लाइक कि आप मुझसे ही पूछें, यू कैन आस्क एनीवन, बट टेक हेल्प, बिकॉज गूगल इज नॉट द डॉक्टर। क्योंकि आजकल लोग अपनी कंप्लेंट्स को गूगल पे डाल के सर्च कर लेते हैं कि हाँ ये हो रहा है, तो वो करेक्ट हेल्प नहीं है। तो आपको, क्योंकि फीमेल्स को ही ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम सबकी देखभाल कर लेते हैं, खुद की नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज आई वांट टू कंक्लूड ऑन दैट पॉइंट कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। तभी आप शायद दूसरों की हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप खुद की हेल्प करेंगे। तो अपना ध्यान दीजिए, और ध्यान देंगे तो फिर दिवाली पे दिए की तरह चमकेंगे भी सही, और अच्छे अच्छे आंसर्स देंगे तो फिर दिवाली गिफ्ट भी मिलेगा। सो आई वांट टू कंक्लूड ऑन दैट कि मेरे हिसाब से जो विमेन है वो सेल्फ एम्पावर्ड होती है। जो कोटा विमेन ग्रुप जो बना है ना, उनमें वही सबसे ज्यादा विमेन है जो वैसे भी सेल्फ एम्पावर्ड हैं। तो उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, पर सपोर्ट की होती है। ठीक है। तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है तो वी कैन ग्रो फर्दर, लाइक जैसा हमें इस ग्रुप से मिल रहा है। सो दिस इज वेरी गुड, एंड थैंक यू ऑल द विमेन जो भी यहाँ पे हैं फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड आई एम सो थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैं आप लोगों को जो मैं बताना चाहती थी वो मैं बता पाई। और थैंक यू टू डॉली जी सबसे पहले, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि हम आपस में बात कर सके, एक दूसरे को समझ सके, कुछ हमारे पास है तो वो हम उसे बता सके। थैंक यू सो मच।